गुड मॉर्निंग। टेक्सटाइल पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर, रेशम, सिल्क। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, अद्भुत शिकन प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ये एक प्रोटीन रेशा है। ये प्रोटीन फाइबर कहलाता है जो कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं और इन्हें ही खाकर ये अपनी ग्रोथ करते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं। रेशमी वस्त्र बहुत ही प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा, वैभव का सूचक माना जाता है। प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं के जो वस्त्र होते थे वो रेशम से बने होते थे। इसका इतिहास और उद्गम अगर देखा जाए तो चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था। चीन से जापान तक रेशम के कीड़े एवं शहतूत के बीजों को इस प्रकार लाया गया था जिससे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। 12वीं व 13वीं शताब्दी तक इटली रेशम उत्पादन का केंद्र बन गया था और 17वीं शताब्दी तक फ्रांस ने भी रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। वर्तमान में जापान जो है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर देखा गया है और विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त है। ये इसकी इतिहास है। आगे हम देखते हैं कि रेशम का उत्पादन किस प्रकार हुआ। रेशम जो होता है, रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला हुआ एक लार है जो वातावरण की हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। यानी कि अगर रेशम का खेती करनी है तो सबसे पहले रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। तो रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। वह इनकी पत्तियों को खाकर जीते हैं, फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस कीड़े को बॉम्बेक्स मौरी कहते हैं। इस रेशम उत्पादन हेतु शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छी प्रकार से इन पेड़ों की देखभाल की जाती है। रेशम के कीड़ों को पालना। रेशम उत्पादन की यह पहली प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 महीने का होता है। इसी अल्प अवधि में ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्था निम्नलिखित है। फर्स्ट इज अंडा, सेकंड लार्वा, थर्ड इज प्यूपा, फोर्थ इज कीड़ा। रेशम उत्पादन के लिए इन चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। रेशम प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। कुछ बढ़िया किस्म के कोकून को कीड़े बनने तक छोड़ा जाता है। कीड़े कोकून को फाड़कर बाहर निकलते हैं और आगामी फसल के लिए अंडे देने हेतु तैयार होते हैं। इस प्रकार रेशम के कीड़े का उत्पादन मुख्य 2 कार्यों हेतु किया जाता है। पहला, आगामी फसल प्राप्त करने के लिए कीड़े तैयार करना और दूसरा, रेशम की प्राप्ति के लिए। ये एक डायग्राम में आप देख रहे हैं रेशम का कीड़ा किस प्रकार का होता है और इसके जीवन चक्र की जो भी प्रक्रिया है वो एक चित्र के माध्यम से समझाई गई है। रेशम के कीड़े वर्ष में 3 बार निकाले जाते हैं। हम रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र एक बार देख लेते हैं। पहली अवस्था है इसकी अंडा। पूर्व आयु प्राप्त मादा कीड़े 3 दिन में अंडे देते हैं। अंडों को विशेष वस्त्र या कागज पर दिलाए जाते हैं। इन अंडों को हवादार, नमीयुक्त, प्रकाशमय और ठंडे स्थानों में 12 से 15 दिन तक रखा जाता है। इन अंडों को 12 से 15 दिन तक रखा जाता है। 15 दिन के पश्चात अंडे से अंडे जो होते हैं लार्वा में बदल जाते हैं। सेकेंड इज लार्वा। लार्वा अवस्था में इसकी देखभाल काफ़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। प्रत्येक अंडे से 3 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है। इन्हें बांस की बनी गोल या चटाई रूपी ट्रे में रखा जाता है। इन्हें शहतूत की पत्तियां खाने को दी जाती है। लार्वा बड़ी तेजी से पत्तियों को खाता है। इस अवस्था में अत्यंत क्रियाशील रहते हैं। औसतन एक लार्वा अपने वजन से 38,000 गुना पत्ते खाता है। अब इसकी लंबाई 10 mm हो जाती है। 30 दिन के पश्चात लार्वा पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। इस बीच लार्वा 3-4 बार क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक अवस्था में अपनी त्वचा को बदल देता है। चौथी अवस्था में कीड़े की त्वचा का रंग स्लेटी होकर से बदलकर गुलाबी हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा हो जाता है कि लगातार सिर को झकझोरता है और इस बात का द्योतक होता है कि अब ये कोकून बनाने के लिए तैयार है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं शहतूत की पत्तियों पर रेशम का लार्वा और इसका कोकून कैसे बनता है और टसर कोकून के चित्र में दिखाया गया है। इसकी थर्ड अवस्था होती है प्यूपा। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करते हैं। इनके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं। इनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलता है। इसमें से एक फाइब्रिन एवं दूसरा सेरिसिन नामक गोंद होता है जो वातावरण के संपर्क में आकर सूखता जाता है। सूखने के पश्चात आपस में सड़ जाते हैं जिन्हें पुपिया शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करता है कि वह स्वयं उसी में छिपकर
अपने ऊपर सेरिसिन का सफ़ेद कोट बना लेता है। 3-4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। रेशम की प्राप्ति हेतु इस अवस्था में कोकूनों को एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हें गर्म पानी या भाप में डालकर इनके अंदर छिपे कीड़ों को मारा जाता है। गर्म पानी से गोंद ढीली हो जाती है और रेशम का रेशा जो होता है लपेट लिया जाता है। इसकी 4th अवस्था थी कीड़े। इन कोकूनों से अंडे प्राप्त करने होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। पूर्ण आयु प्राप्त करने पर कोकून को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। परिपक्व कीड़े 3 दिन के अंदर अंडे देने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार कीड़े का जीवन चक्र पूरा होता है और ये इसी तरह से निरंतर चलता रहता है। अब इसकी प्रक्रिया में आगे हम देखते हैं कोकूनों की छटाई। कोकून को एकत्रित करने के पश्चात रंग, आकृति, रचना एवं आकार के अनुसार इनकी छटाई की जाती है। अंडाकार व गोल कोकून को रेशा तैयार करने के लिए छांटा जाता है। कई बार लिंग के आधार पर कोकूनों की छटाई की जाती है। इसके लिए एक स्वचालित बेल्ट पर कोकूनों को रखा जाता है। नर जानती के कोकून भारी होने से नीचे गिर जाते हैं और मादा कोकून हल्के होने के कारण अलग एकत्रित हो जाते हैं। फिर है गोंद ढीला करना। कोकूनों की छटाई के पश्चात इन्हें गर्म पानी या भाप में डाला जाता है। इसके पश्चात कीड़े मर जाते हैं और साथ ही गोंद ढीले होकर मुलायम हो जाते हैं। अब इन्हें ठंडे पानी से धोकर इनके ऊपर हल्का ब्रश फेरकर इनका छोर प्राप्त कर लिया जाता है। फिर है धागा लपेटना। कोकूनों से छोर प्राप्त कर लेने के पश्चात धागे को लपेटा जाता है। रेशम का एक अकेला धागा अत्यंत बारीक एवं कोमल होता है, इसलिए 3 से 8 कोकूनों के धागों को एक साथ छोर निकालकर रील पर चढ़ाया जाता है। धागे लपेटने का कार्य निपुण एवं कुशल ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। जैसे ही एक कोकून का धागा समाप्त होता है या टूटता है, निपुण ऑपरेटर उसी वक्त अति शीघ्रता से दूसरे कोकून का धागा उसमें जोड़ देते हैं। प्रत्येक कोकून से लगभग 100 से 200 फीट तक अविरल लंबाई के धागा लपेट लिया जाता है। इसके पश्चात धागों से लच्छियाँ बनाई जाती है। इन लच्छियों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हवा में सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात वस्त्र निर्माण हेतु भेजा जाता है। इसका आगे की प्रक्रिया में गांठें तैयार की जाती है। लच्छियों को 5 से 10 पाउंड की बुक में बांधा जाता है। अब ये सिल्क फिलामेंट बटाई हेतु तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है धागा बनाना। रेशमी धागों का निर्माण भी कुशल और यौगिक विशिष्ट विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। ये अच्छी किस्म को पहचान लेते हैं और उन्हें रंग, आकृति, बारीकी, बनावट, लंबाई आदि के आधार पर इसका छँटनी किया जाता है। एक चित्र के से आपको देख रहे हो कि रेशम का उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। छटाई के पश्चात लच्छियों की साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे रेशे पर उपस्थित जो गोंद होती है वह नरम होकर थोड़े और ढीले पड़ जाती है। सेरिसिन के ढीले होने से धागा बनना आसान हो जाता है। फिर इन लच्छियों को सुखाया जाता है। सूखी लच्छियों को फ्रेम पर चढ़ाकर इनके फ्रेम को बोबिन पर लपेटा जाता है। लपेटते समय इन पर वांछित व आवश्यकता अनुसार ऐंठन दी जाती है। धागे में समानता लाने के लिए इन्हें रोलर के बीच से निकाला जाता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रियाओं के पश्चात धागे जो होते हैं बुनाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है गोंद हटाना। गोंद हटाने की क्रिया वस्त्र बनाने के पश्चात भी की जाती है। धागे में कुछ गोंद होता है जो उपस्थित होता है और हटता नहीं है, तो इसके लिए प्रक्रिया की जाती है। पश्चंतर गोंद हटाने से धागे मुलायम, चमकदार, आकर्षक हो जाते हैं। इनके सौंदर्य अत्यधिक वृद्धि होती है। अतः गोंद हटे वस्त्र जो होते हैं शुद्ध रेशमी वस्त्र कहलाते हैं। इनकी रचना जो होती है अत्यंत ही सघन होती है और ये देखने में सुंदर, चमक और बारीक होते हैं। नेक्स्ट है वजन बढ़ाना। रेशमी वस्त्रों को सर्वसुलभ बनाने हेतु धागों पर धातु जैसे लोहा, टेन आदि सटाकर भारी बनाया जाता है। क्योंकि रेशमी धागे जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, रेशमी धागों में इन धातुओं के प्रति काफ़ी सादृश्य होता है। अतः ये धातु धागे से शीघ्रता से चिपक कर एक सार हो जाते हैं। धागों में धातु सटाने की क्रिया वजनीकरण कहलाती है। इससे जो वस्त्र होते हैं कुछ कड़े, दृढ़ और सघन बन जाते हैं और में प्रतिस्कंधा एवं मजबूती का भाव होता है। अतः वस्त्र वहाँ से मुड़ते हैं, वहीं से कट जाते हैं। ऐसे वस्त्र टिकाऊ नहीं होते हैं, इस वजह से इनका वजन बढ़ाना आवश्यक होता है। इसकी नेक्स्ट प्रक्रिया है ब्लीचिंग। तीव्र में शक्तिशाली ब्लीच रेशमी रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अत्यधिक हल्के एवं मृदु ब्लीच इसमें जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर है रंगना। ऊन के समान रेशम में भी रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इस पर चटकीले रंग सुंदर रंग ढंग से चढ़ते हैं। रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धूप, प्रकाश व धुलाई से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। अम्लीय रंग इनके स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप होते हैं। फिर इस पर की जाती है छपाई। रंगाई के पश्चात रेशमी वस्त्रों की छपाई की जाती है। इन्हें किसी भी रंग व किसी भी विधि से सुंदर डिजाइनों से सुशोभित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें परिष्कृति एवं परिसज्जाएं। इस रेशम प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत कोमल, महीन, सौंदर्य में वैभव से परिपूर्ण होते हैं। अतः इनको परिष्कृति एवं परिसज्जा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो यह है रेशम से वस्त्र निर्माण के लिए ये प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि रेशम की क्या क्या विशेषताएं हैं।